Assalamu alaikum everyone. So my name is Mariam Jamil and I am co-founder of FemCoach along with my founder Kaval Mehri. We are presenting this new guidance session about Linux Foundation Training Scholarship Program that is also known as the LIFT Scholarship Program. So if you are new here, let me just tell you about what FemCoach is and what we do here. So FemCoach is a non-profit organization that focuses on promoting female career opportunities in digital empowerment and STEM. And for today's session about LIFT Scholarship Program, our guest speaker is Kinza Kamar Zaman. She is a recent graduate of Computer Systems Engineering. She was a contributor to the Google Scholar of Code 2022 program. Moreover, she is a past LIFT scholar too. And nowadays, she is working as a design engineer. I'll now hand over the remaining session to Kinza Kamar Zaman and hope that it's a valuable session for viewers. Over to Kinza now. Assalamu alaikum everybody. I am Kensa and I'm honored to be here today as a guest speaker, and today we will be discussing about the Linux Foundation Training Scholarship Program or LIFT and what this scholarship program is all about. So let's begin. ये हमारा आज का एजेंडा है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को समझें और एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमारे पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें. So moving on, the first one is about the Linux Foundation Training Scholarship. It is offered by Linux Foundation every year, and I'm assuming कि आप सब फॉर्म तो व्यू कर चुके होंगे. तो फॉर्म एक होता है अप्लाई करने के लिए जो आपको सबमिट करना होता है. This is the only thing required from the applicant side. फॉर्म के अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, फिर कुछ क्वेश्चंस फिल इन करने पड़ते हैं जो हम आगे देखेंगे दोनों चीज़ें. और जब आप वो फिल इन कर देते हैं तो आप सबमिट करते हैं. तकरीबन 1 महीने बाद रिजल्ट्स आते हैं और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इनकी ट्रेनिंग कैटलॉग में से एक कोर्स और एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम फ्री मिल जाता है. जो आपको ट्रेनिंग कोर्स मिलता है कैटलॉग में से 3 कोर्सेज होते हैं, 3 तरह के कोर्सेज होते हैं: फ्री, ई लर्निंग और इंस्ट्रक्टर लेड. जो फ्री कोर्स होता है उसमें आप कंटेंट फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन के पैसे देने पड़ते हैं. ई लर्निंग कोर्सेज और इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज के कुछ चार्जेस होते हैं. इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज कंटेंट एक्सेस करने के लिए भी. तो इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3250 अप टू मे बी 3700, और ई लर्निंग कोर्सेज 300 से लेकर $500 तक के दरमियान होते हैं. तो आपको ये दोनों चीज़ें आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और आपके पास 1 साल होता है. सो अगर आप आज एनरोल करवा रहे हैं तो आपकी एनरोलमेंट एक्सपायर नेक्स्ट ईयर इसी डेट पे होगी. और इसकी भी कुछ ड्यूरेशन डेट होती है एक्सेस करने के लिए, लाइक एनरोल करने के लिए भी एक ड्यूरेशन डेट होती है. आई थिंक कोई आपकी सिलेक्शन से मे बी आपके पास 1 महीना होता है. तो 1 महीना काफ़ी होता है कि उसमें आप सोच सकें कि आप किस कोर्स में एनरोल करेंगे. और सेकंड थिंग इज़ कि जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने नेटवर्किंग के कोर्स में एनरोल किया है तो नेटवर्किंग का ही सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम हो. आप ब्लॉकचेन का भी दे सकते हैं. तो ये 2 तरह के आपको फ़ायदे मिलते हैं, जिससे अगर आप सीवी पे अटैच करते हैं और अगर आप लिंक्डइन पे अटैच करते हैं तो आपकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. इस स्कॉलरशिप का मकसद ही ये है कि दुनिया में ऐसे स्टूडेंट्स या डेवलपर्स जो कि नहीं एक्सेस कर सकते इस तरह की ट्रेनिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये अपॉर्चुनिटी देना. और अभी तक इन्होंने 1600 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवॉर्ड कर दिए हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एज लिमिट तो बिल्कुल नहीं है. आई सॉ अ 14-year-old एज वेल एज अ 40-year-old. आप भी देख सकते हैं रेसिपिएंट लिस्ट में. तो एज की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको फिल इन करना पड़ता है और उसमें वो आपसे कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं मांगते जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस हो कि
आपको प्रूव करना पड़े। सो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर सेइंग कि आपने कभी काम किया है, तो आपको लिंक्स डालने पड़े, लिंक्स की रिक्वायरमेंट हो, या आप अपना काम जो है वो शोकेस करें। इस तरह का कुछ नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर पैशनेट अबाउट लर्निंग न्यू स्किल्स तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं जो आपको इतने अच्छे देने पड़ते हैं कि आप दूसरों से आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट करें और आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ें। अम, ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो आपने अभी तक वॉच कर ली होंगी, व्यू कर ली होंगी फॉर्म के अंदर। और इसमें से जो मेरी कैटेगरी थी वो हार्डवेयर हीरो की थी। अब जो कैटेगरी होती है और जो ट्रेनिंग कोर्स होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेट करे। मेरी जो ट्रेनिंग कोर्स था वो डेवऑप्स से रिलेटेड था, तो और मेरी कैटेगरी जो थी वो हार्डवेयर हीरो की थी। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी नेटवर्किंग की कैटेगरी थी तो आप ब्लॉकचेन का कोर्स एनरोल नहीं कर सकते। और पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि एक कोर्स ऐसा होता है जिसमें आप अच्छा, एक कोर्स ऐसा होता है जिसमें आप इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स का आपको सॉरी एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स फ्री मिल सकता है। तो वो लिनक्स कर्नेल गुरु की कैटेगरी होती है जिसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स फ्री मिल सकता है। ये चीज़ आप फॉर्म में भी देख चुके होंगे। तो जो फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले तो सारी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आर यू स्टूडेंट और नॉट, ये सारी चीज़ें। और सेकंड में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है और कुछ एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। और थर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है थर्ड पेज पे। तो क्वेश्चंस रैंडम हो सकते हैं, लेकिन सो लेट्स से लेकिन वेरी करते हैं कि कैटेगरी टू कैटेगरी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने लिनक्स कर्नेल गुरु की कैटेगरी में एनरोल किया तो आपका क्वेश्चन होगा कि आप किस तरह से आपने कभी लिनक्स कर्नेल डेवलपमेंट में काम किया है और आपने क्या काम किया है। तो अगर आपने नहीं काम किया तो आप ये लिख सकते हैं कि आपने कभी काम नहीं किया बट और आपको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं, आप पैशनेट हैं और आप अगर ये सीख लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा और आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो कहने का मकसद यही है कि आंसर्स ही होते हैं जो आप अगर अच्छे दे देंगे तो अ, आपकी सिलेक्शन का चांस बढ़ सकता है। दूसरा ये कि हर क्वेश्चन के आगे लिखा होगा 500 कैरेक्टर्स, 700 कैरेक्टर्स। सो इसका हर किस मतलब नहीं है कि आपको 500 में ही बात कंप्लीट करनी पड़ती है। समटाइम्स कुछ लोगों की स्टोरीज इतनी लंबी होती है या उनका काम इतना लंबा होता है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ बहुत ज़्यादा होती हैं कि 1000 कैरेक्टर्स आर इनफ। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपकी बात 500 में कंप्लीट हो सकती है तो आप उसको खींच के 500 और लेके जाएं। इस तरह से होगा क्या। और मैंने अक्सर ये नोटिस किया कि स्टूडेंट्स को बहुत लंबी करने की आदत होती है, जिसमें जब मैं भी पढ़ती हूँ, मैंने भी कुछ एप्लीकेशंस अगर रिव्यू की है, मैंने कुछ प्रपोजल्स रिव्यू की है तो उसमें यही होता है कि जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में बहुत रिपीटेडली एक ही बात कहते रहते हैं और दूसरे दूसरे लफ्ज़ों में दूसरे दूसरे एंगल से वही आइडिया होता है, वही बात होती है। फिर एंड में जो एक्चुअल बात होती है, एक्चुअल आंसर होता है, वो होता है एंडिंग में। तो शुरू में ही आपने इतनी रिपीटेडली एक एक बात कह दी है, एक ही बात कही है कि जो रिव्यूअर होगा वो थक जाएगा, वो आपकी आगे का आंसर तो पढ़ेगा नहीं। तो जितना आप शॉर्ट और क्रिस्प रह सकें उतना रहे। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 700 में है, लेकिन अगर आप 350 में आप बहुत अच्छी बात लिख सकते हैं जो कन्विंसिंग है तो आप वहीं छोड़ दें। और फजूल में ऐसी लाइन ना लिखें जिसमें
ऐसा हो सकता है कि आपका एक एक्स्ट्रा सेंटेंस जो है वो दूसरे को कंफ्यूज कर दे, उसको समझ ना आए, या उसके लिए और इलेब्रेशन चाहिए हो, ठीक है, या और आप उसकी और इलेब्रेशन दे ना सकें, या आप इतनी लंबी कर दें 700 वर्ड्स में कि बात सिर्फ 200 वर्ड्स की हो, और आप या 300 वर्ड्स की, और आप शुरू के फिर जो है 400 वर्ड्स सिर्फ रिपीटेडली एक ही बात कहने में लगा दें। तो अब ऐसा भी नहीं है कि भैया आप 700 वर्ड्स में आप सौ वर्ड्स की बात लिख दें, 100 वर्ड्स में आप जान छुड़ा लें। अच्छा आंसर लिखें बट शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे, ताकि जो पढ़ने वाला हो उसको जल्दी आपकी बात समझ में आ जाए, वो जल्दी एक डिसीजन ले ले और वो आपकी बात पूरी पढ़े। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही चीज़ जनरल क्वेश्चंस में मेरी टिप होगी। बाकी क्वेश्चंस में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं आता, बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो वेरी कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है कि वाई यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप। आपने कभी ओपन सोर्स में डेवलपमेंट में काम किया है या यूज़ की है, और कभी आप ओपन सोर्स डेवलपमेंट में काम करेंगे या नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन तो आई बिलीव सबसे पूछे जाते होंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन होता होगा जो कि चेंज हो जाता होगा। तो इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते जो समझ ना आए, और बस शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे। नेक्स्ट बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि आपको एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग कोर्स का कूपन कोड मिल जाता है, फ्री आप एक्सेस कर सकते हैं, 1 साल के लिए आपके पास कंप्लीशन का टाइम होता है। और इसके थ्रू अगर आप ये सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम भी देते हैं, मैंने अपना सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम नहीं रखा था, बट अगर आप देते हैं तो और अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और वह सर्टिफिकेट्स और वो बैज अगर आप लिंक्डइन पे पुश करते हैं, तो आपकी विजिबिलिटी बहुत कंपनीज तक जा सकती है, बहुत बढ़ जाती है। ये सारे वो डोमेन्स हैं जो कि इस डोमेन के कोर्सेज ऑफर होते हैं। So somebody who's pursuing their degree in computer science or software, या वो इन सारे डोमेन्स में इंटरेस्टेड है, नेटवर्किंग में, ब्लॉकचेन में, लिनक्स कर्नल डेवलपमेंट में, तो दे विल गेट देयर प्लेस। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू फॉलो। सो उनको तो डेफिनेटली हर एक इंसान को जो ये इस डिग्री में एनरोल है या इन इन डोमेन्स में इंटरेस्टेड है, उनको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लास्ट में हमने अटैच किया है मेंटरशिप प्रोग्राम्स एट लिनक्स फाउंडेशन। तो ना सिर्फ ये स्कॉलरशिप देते हैं, ऑफर करते हैं, बल्कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं। और आई बिलीव इनकी हर साल जो है किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी ना किसी प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन ओपन होती है। बहुत सारी आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें से कुछ इन प्रोग्रेस होंगे, जो कुछ क्लोज्ड होंगे और कुछ एप्लीकेशंस ओपन होंगी। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स का नहीं पता, तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली उसमें होता ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन हम कह देते हैं फेसबुक। अब उन्हें अपने किसी ऐप में उन्हें अपनी किसी ऐप में एक न्यू फीचर डलवाना है, न्यू फीचर उन्हें ऐड करवाना है, और वो चाह रहे हैं कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू किसी और से वो ये काम करवाएं और किसी और को ये अपॉर्चुनिटी दें। और इसको ये कहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक प्रोजेक्ट पुश करती है जिसमें उनके पास कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शंस होती हैं, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्या स्किल चाहिए होते हैं, ये होते हैं, उसका क्या डिफ़िकल्टी मोड है वो होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीशन में लगेगा, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और एक मेंटोर होता है जो कि आपको वो, और जो मेंटोर होते हैं वो उस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स होते हैं। सो अब आप मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये तो हर प्लेटफॉर्म में वेरी करता है। मैंने गूगल समर ऑफ कोड में अप्लाई करा था, तो उसमें ये होता है कि आपको प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है,
अब फिर प्रपोजल रिव्यू होते हैं, और जब वो अगर आपका प्रपोजल इतना स्ट्रांग है तो आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप थ्री मंथ्स की मेंटोरशिप पे एनरोल हो जाते हैं। या समटाइम्स कुछ प्रोजेक्ट्स का टाइम पीरियड कंप्लीशन का इतना ज़्यादा होता है कि वो 6 मंथ्स के भी होते हैं, और कुछ स्टिपेंड होता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आपके पास खुद एक ऐसे प्रोजेक्ट पे हैंड्स ऑन काम करने का आपको मौका मिले, और आपको गाइड करने वाला कोई और नहीं, खुद उस प्रोजेक्ट का डेवलपर हो। तो ज़रूर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर किया करें। देखें आपके पास आपके कैरियर गोल्स से रिलेटेड, या आपकी डोमेन से रिलेटेड कौन सी ऐसी मेंटोरशिप्स हैं जो अलाइन होती है, और खुद एक्सप्लोर करें। ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत, स्पेशली जो मेंटोरशिप प्रोग्राम्स है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं। गूगल समर ऑफ कोड इज़ वन ऑफ देम। लिनक्स फाउंडेशन भी करती है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। आउटरीच ईएमएल इसका थोड़ा अलग है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। सो या एट द एंड मैं यही कहूँगी कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मुझे एक चीज़ जो मैंने देखी है वो यही देखी है, स्टूडेंट्स में लोग ट्राई नहीं करते। लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा असाइनमेंट रहता है, हमारा ये प्रोजेक्ट है, फलां प्रोजेक्ट है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे। हम इतने यहाँ जब हमारा सेमेस्टर ख़त्म होगा तब देखेंगे। सेमेस्टर ख़त्म होता है, कोई कुछ नहीं करता, और या तो हमारी ग्रेजुएशन ख़त्म होगी तो हम देखेंगे, और ग्रेजुएशन ख़त्म होती है तो किसी के पास आपका वेट करने के लिए टाइम नहीं है। आपके पास ज़रूर टाइम होगा, लेकिन कोई आपका वेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज ऐसे लोगों को ढूंढ रही होती है जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के अंदर ये सारी चीज़ें अवेल की होती हैं, और उन्होंने वो लिंक्डइन पे लगाई होती है। उनका गिटहब बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके रिज्यूमे में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उनका एक प्लस पॉइंट होता है, वो बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट्स बन जाते हैं। तो ज़रूर इन मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। आई रिमेंबर कि लास्ट ईयर आप लोग भी रेसिपी लिस्ट देख सकते हैं 2022 की। तो लास्ट ईयर 23 लोग ऐसे थे जो कि पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए थे। एंड अभी मुझे खुशी इस बात की हुई है कि इस स्कॉलरशिप का जो लास्ट ईयर मैंने जब अप्लाई की थी, तो आई डोंट बिलीव कि इस तरह का कोई सेशन हुआ होगा। एटलीस्ट मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इस मेंटोरशिप में, सॉरी, स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रही हूँ। इट वाज जस्ट अ रैंडम लिंक ऑन माय व्हाट्सएप। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई करूँ तो मैं सिलेक्ट कैसे होंगी, क्या और सिलेक्ट हो गई तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या इतनी अच्छी स्कॉलरशिप या इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि अगर मैं वो लूज़ कर दूँ तो मैं नेक्स्ट ईयर भी उसको ट्राई करूँ। तो इस तरह का कुछ भी चीज़ मुझे नहीं पता थी। जिस दिन मैं सिलेक्ट हुई थी तो उस दिन ही मुझे ईमेल के थ्रू पता चला था कि इसका बेनिफिट क्या है। तो आप लोगों के पास ये प्लस पॉइंट है कि आप लोगों के साथ हम लोगों ने एक सेशन कंडक्ट किया है जिसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आपके पास सर्च करने के लिए अच्छा खासा टाइम है। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। आप सिर्फ आधे घंटे में भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारे ट्रेनिंग कोर्सेज सब कुछ, और अपनी एप्लीकेशन को बेहतर बना सकते हैं। And yeah, I would like to see more numbers this year as well. और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इस तरह की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको जितना आप अवेल कर सकते हैं उतना अवेल करें, और जितना आप अपनी स्किल्स पे तवज्जो देंगे और जितना आप अंडर ग्रेजुएशन से ही तैयारी करना स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मैंने अक्सर ये स्टूडेंट्स को कहते सुना है कि हम ये चीज़ें या ये कोर्स या C++ जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ठीक करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद कोई आपके इंतज़ार पे नहीं बैठा हुआ, बल्कि ये क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है कि
जब आपके यूनिवर्सिटी से, आपकी क्लास से बाकी लोगों की इतनी स्ट्रांग है तो आपकी क्यों स्ट्रांग नहीं है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मुराद हर किसी नहीं है कि आपका IQ 110 हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज बेसिकली आप कितनी पैशनेट है सीखने के लिए और कितना टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अम, इस चीज़ को प्रायोरिटी दे, ऐसी मेंटोरशिप प्रोग्राम्स को ढूंढते रहें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढे जो मिसिंग है, और ऐसी चीज़ें जो मिसिंग है और आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ताकि उस चीज़ को, सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोजेक्ट को फॉलो करते हैं गिटहब पे और आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट में ये फीचर मिसिंग है, तो आपके लिए वो जो भी चीज़ ओपन सोर्स में मिसिंग होती है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो ज़रूर इन चीज़ों पे इतनी ही इम्पोर्टेंस दिया करें जितना आप अपने ग्रेड्स को देते हैं, जितने अपने आप एग्ज़ाम्स को देते हैं, जितनी मेहनत आप उसके लिए करते हैं, इतनी ही मेहनत, उससे डबल मेहनत आप इसके लिए करें। आई एम नॉट सेइंग कि असाइनमेंट कंप्लीट करना या ग्रेड्स के पीछे भागना बुरी चीज़ है। मैं यही बोलूँगी कि 3 तक तो आप अपनी CGPA रखें, ताकि उससे ये हो कि भाई ये जो बंदा है वो हाथ पैर चलाने वाला है। उसको लाइक अगर वो जहाँ भी जाएगा तो एक सिग्निफिकेंट रेशो से वो पास होगा, और सिग्निफिकेंट उसकी इतनी तो परफॉर्मेंस उसकी रहती है। भले ही उसको इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो है वो 3 तक कर ली CGPA। या सो कीप डूइंग वेल, और कभी भी होप लूज ना करें कि अगर आप सिलेक्ट नहीं होते डजेंट मैटर, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहें। अपने साथ सब अपने क्लासमेट्स को, कुलीग्स को, अपने जूनियर्स को इन सारी चीज़ों से अवेयर करते रहें, उनको भी बताएं, उनको भी सिखाएं, और इसी तरह से हम अपनी कम्युनिटी को और अपने कंट्री को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। So with that said, thanks to FemCoach, Kamal and Mariam for having me. मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैंने इस तरह की कोई चीज़ अपने लिए नहीं देखी थी, इस तरह के कोई सेशंस, बट इस दफ़ा जो है मुझे बहुत खुशी हुई कि इसकी इतनी अवेयरनेस है कि एक सेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। So inshallah, I'm hoping to see good numbers, great numbers as well this year. And yeah, you can ask any questions on my email. मैं कोशिश करती हूँ जल्दी रिस्पॉन्ड करूँ, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करती हूँ। सो थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़।